हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच। क्या नाम है? टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। अब इसकी हम क्लासेस देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। सुबह 10 बजे हमारी विज्ञान की क्लास होती है, यानी कि मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको साइंस का कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 8 बजे सोशल साइंस की क्लास, सामाजिक अध्ययन की क्लास। और शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास होती है, जिसमें सर पढ़ाते हैं और बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमारी यूनिट 8 चल रही है। इसका हमने पार्ट 1 कल पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 और लास्ट पार्ट, जिसमें हम यूनिट 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इससे हमारा पूरी यूनिट आसानी से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। तो आंसर देखते हैं। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। पोषक तत्वों की कमी से कई तरह के रोग हो सकते हैं, जिन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ये निम्नलिखित है। पॉइंट 1 है हमारा, विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। ऐसे विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, अर्थात बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है? बांझपन हो जाता है। ठीक है। फर्टिलाइज। नेक्स्ट है हमारा, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में दर्द, विकृति, फ्रैक्चर होने, मांसपेशियों में ऐंठन, दांतों का रंग बदलना और दांतों की सड़न हो सकती है। अगला है हमारा फॉलेट या फॉलिक एसिड की कमी से थकान है, कमजोरी, यानी कि एनीमिया के कारण। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार लोहे की कमी से थकान, कमजोरी, एनीमिया हो सकता है। मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों की ऐंठन हो सकती है। अब देख लेते हैं हमारी स्कर्वी रोग। हमारा पहला पॉइंट है स्कर्वी रोग। क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और उपचार में हमें क्या क्या करना चाहिए। स्कर्वी एक ऐसी स्थिति होती है जो विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होती। क्या होती है? विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होती। स्कर्वी के लक्षणों और संकेतों में एनीमिया, थकावट, अचानक रक्तस्राव, अंगों में दर्द, सूजन, कभी कभी मसूड़ों में छाले और दांतों का गिरना शामिल हो सकता है। स्कर्वी रोग के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होता है। स्कर्वी के लक्षण और संकेतों में एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है। ठीक है, खून की कमी हो जाती है, थकावट है, अचानक रक्तस्राव, अंगों में दर्द, सूजन, कभी कभी मसूड़ों से क्या होता है? छाले निकल आते हैं, दांतों का गिरना शामिल होता है। स्कर्वी रोग प्राचीन ग्रीक मिस्र के समय में जाना जाता है। स्कर्वी रोग प्राचीन ग्रीक और मिस्र के समय से जाने जाता है। अब इसके कारण देख लेते हैं, किस कारण से ये होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला एक रोग है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। ये विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसमें शरीर खासकर जांग और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। क्या होता है? शरीर में खासकर जांग और पैरों पर क्या चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके विटामिन सी की कमी की प्रारंभिक अभिव्यक्तियाँ गैर विशिष्ट होती हैं। किसी व्यक्ति के आहार में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक या बहुत कम हो जाने के कारण कुछ महीनों बाद ये लक्षण दिखाई नहीं देते। क्या है? किसी व्यक्ति के आहार में विटामिन सी की मात्रा बहुत कम हो जाने के बाद
कुछ महीनों तक लक्षण तो दिखाई नहीं देते, जैसे चोट लगना, मशीनों में खून आना, कमजोरी, थकान, भूख ना लगना, त्वचा व लाल चकत्ते स्कर्वी रोग के क्या है, स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। इसके उपचार देख लेते हैं। इसके इलाज में सप्लीमेंट में दिए जाते हैं। इसके इलाज में क्या सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। उपचार में विटामिन सी की खुराक लेना और संतरे, नींबू, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अमरूद जैसे खट्टे फलों का यूज़ किया जाता है। अमरूद जैसे खट्टे फलों का अपने भोजन में शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा बेरी बेरी रोग। क्या है हमारा बेरी बेरी रोग? यह क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। थायमीन की कमी से या बेरी बेरी का मतलब होता है, ये थायमीन की कमी से होता है, या बेरी बेरी का मतलब होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट की कमी। क्या होता है? बेरी बेरी का मतलब होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट की कमी, जो विटामिन का जैविक रूप से सक्रिय रखती है, जो विटामिन का जैविक रूप से सक्रिय रूप है, जिसे थायमीन थायमीन भी लिखा जाता है। क्या? जिसको थायमीन या थियामीन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? थियामिन। ठीक है, इसे थियामिन लिखा जाता है। या विटामिन B1, नीचे दी गई छवि देखें। ठीक है, या विटामिन B1 के रूप में जाना जाता है। गीली बेरी बेरी, जो मुख्य रूप से हृदय प्रणाली को प्रभावित करती है, जिससे खराब परिसंचरण तंत्र, ऊतकों में सरल पदार्थों का निर्माण। शुष्क बेरी बेरी क्या होती है? इसमें क्या है? गीली बेरी बेरी क्या होती है? गीली बेरी बेरी में क्या होता है? गीली बेरी बेरी में क्या होता है? जो मुख्य रूप से हृदय प्रणाली को प्रभावित करती है। ये हृदय की प्रणाली को खराब को मतलब प्रभावित करती है, जिससे खराब परिसंचरण तंत्र, रक्त मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन सिस्टम हो जाता है, परिसंचरण तंत्र और ऊतकों में तरल पदार्थों का निर्माण होता है। और शुष्क बेरी बेरी के क्या लक्षण होते हैं? शुष्क बेरी बेरी वो होती है जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जैसे तंत्रिकाओं का आधा पतन हो जाता है। क्या है? आधा पतन, यानी कि आधा पतन हो जाता है। अब इसके कारण देख लेते हैं कि इसकी किस कमी के कारण ये बेरी बेरी रोग होता है। इसमें शरीर में विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी होती है। शरीर में विटामिन B1 या थायमीन की कमी होती है, जिस कारण ये रोग हो जाता है। आम ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी रोग होता है। आम ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी रोग होता है, जिसके कारण हड्डियों का द्रव्यमान घनत्व कम हो जाता है। इससे हड्डियों को ताकत कम हो जाती है। क्या होता है? इससे हड्डियों की ताकत कम हो जाती है और उनमें टूटने का खतरा अधिक होता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है? हड्डियों की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है और उनका टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का छिद्रपूर्ण हड्डी भी कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस को छिद्रपूर्ण हड्डी भी कहा जाता है। यह एक खामोश बीमारी है, क्योंकि इसमें आमतौर पर कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता। यह क्या है? यह एक खामोश बीमारी है। क्या है? यह एक खामोश बीमारी है, जिसके लक्षण आमतौर पर नहीं दिखाई देते। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं। क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं। इससे हड्डियों के टूटने का खतरा अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हड्डी है कूल्हे की, रीढ़ की और कलाई की। ऑस्टियोपोरोसिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली हड्डी हमारी कौन सी है? कूल्हे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी व कलाई की हड्डी होती है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना पुरुषों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होती है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना क्या? महिलाओं से मतलब पुरुषों से क्या होती है? 4 गुना अधिक होती है। क्या होती है? 4 गुना अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम कारकों में उम्र बढ़ना, नस्ल, शरीर का वजन, कुछ दवाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए ये उपाय दिए गए हैं। ठीक है, ये उपाय किए जा सकते हैं। संतुलित आहार खाएं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए क्या करें? संतुलित आहार का सेवन करें। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा ग्रहण करें। अब बेरी बेरी के उपचार देख लेते हैं कि क्या क्या इसके उपचार हो सकते हैं। उपचार में आहार में संशोधन, विटामिन की खुराक शामिल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके उपचार में विटामिन की खुराक जो है वो शामिल होनी चाहिए। उपचार में B1 के पूरक और अधिक B1 के युक्त, जैसे कि B1 युक्त पदार्थ या आहार, ठीक है, का सेवन करना चाहिए, जैसे कि अन्न है, दालें हैं, ठीक है, मांसपेशियाँ। उपचार और आहार में संशोधन और विटामिन की खुराक शामिल है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा उपचार में B1 के पूरक और अधिक B1 युक्त आहार, जैसे कि अनाज है, दालें हैं, मांस शामिल है। ठीक है, इन सब का प्रयोग
अपने भोजन में अवश्य करना चाहिए, जिससे बेरी रोग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। परिवेशीय स्वच्छता और स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वच्छता से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। परिवेशीय स्वच्छता व स्वास्थ्य। परिवेशीय स्वच्छता व स्वास्थ्य। स्वच्छता और स्वास्थ्य का संबंध बेहतर गहरा है। कैसा है? स्वच्छता और स्वास्थ्य का संबंध घनिष्ठ व बेहतर गहरा है। स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अहम तत्व है। कैसा तत्व है? अहम तत्व है। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं, कुछ खास बातें। स्वच्छता से बीमारी का खतरा कम हो सकता है। ठीक है, स्वच्छता से क्या होता है? बीमारी का खतरा कम हो जाता है। स्वच्छता से स्वास्थ्य का वातावरण बना रहता है। क्या होता है? स्वच्छता से बीमारियों का खतरा कम होता है। इससे क्या होता है? वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होता है, स्वस्थ होता है। ठीक है, स्वच्छता से मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्वच्छता से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में क्या होता है? बेहतर होता है। स्वच्छता से प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। क्या होता है? अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ होने से प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। स्वच्छता से पर्यावरण को भी फायदा होता है। स्वच्छता से पर्यावरण को भी फायदा होता है। छठा पॉइंट है, स्वच्छता से जुड़ी आदतों को अपनाकर बच्चों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने में हम मदद कर सकते हैं। स्वच्छता में अच्छी आदतों को डालकर बच्चों में क्या कर सकते हैं? हम एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छता से जुड़ी कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। घर के आसपास कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। गंदा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। दूषित पानी को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जिससे डेंगू नामक समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, जिससे डेंगू हो सकता है। पानी को ज़्यादा दिन तक इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, जिससे डेंगू हो सकता है। हाथों को धोकर ही खाना खाना चाहिए। हाथों को धोकर ही खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना खाने के बाद मुंह दांतों की भी सफाई करना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है, हमेशा धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए। खाद्य सामग्री स्वच्छ जगह पर से खरीदनी चाहिए। खाद्य सामग्री को स्वच्छ जगह से ही खरीदना चाहिए। गंदी जगह से स्वच्छ सामग्री को नहीं, गंदी जगह से खाद्य सामग्री को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे साथ में हमारे कीटाणु भी आ सकते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट है, घरेलू कचरे का उचित निपटारा करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, सड़कों और गलियों की सफाई करनी चाहिए। कूड़ेदान को ढककर रखना चाहिए। गीले और सूखे गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग रखना चाहिए। कीटों से बचाव के लिए नियंत्रण अंतराल पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रामक रोग और उसकी रोकथाम। तो देख लेते हैं संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग, जिन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। किसी व्यक्ति या जानवर में रोगजनक जैविक एजेंटों के संक्रमण से होते हैं। संक्रामक रोग कैसे होते हैं? किसी व्यक्ति या जानवर में रोगजनक जैविक एजेंटों के संक्रमण से होते हैं। इन्हें वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, परजीवी आदि शामिल हैं। इसमें क्या क्या शामिल हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, परजीवी आदि शामिल हैं। अब देख लेते हैं संक्रामक रोग से बचने के उपाय। क्या क्या हमें उपाय अपनाने चाहिए जिससे हमें संक्रामक रोग ना हो। पानी को उबाल कर व छान कर ही पीना चाहिए। खाने में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। नियमित स्नान करना चाहिए। कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल करके मच्छरों, चूहों, घरेलू मक्खियों जैसे तिलचिट्टों आदि से बचना चाहिए। घर में फिश एक्वेरियम रखें। घर में क्या करना चाहिए? फिश एक्वेरियम रखना चाहिए। बार बार अपने हाथों को धुलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मांस, अंडे, अन्य चीज़ों को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। खराब खाना या फिर बासा खाने को खाना नहीं चाहिए। रखे हुए खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। घर की सतहों की सफाई करनी चाहिए। फ़ोन जैसे व्यक्तिगत गैजेट को कीटाणु रहित रखें। फ़ोन का इस्तेमाल हम बार बार करते हैं, इसलिए उस फ़ोन जैसे गैजेटों को कीटाणु रहित रखना चाहिए। समय पर टीका लगवाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति का उसके सामान से दूर रखना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति जो होता है उससे हमें दूर रहना चाहिए और उसके सामान को दूर रखना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा नालियों में कीटनाशक छिड़कना चाहिए। आवासीय इलाकों में जल ठहराव को रोकना चाहिए जिससे दूषित पानी इकट्ठा ना हो सके और डेंगू जैसे वायरस उत्पन्न ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है नालियों के गंदे पानी को समुचित निकासी सुनिश्चित करें। क्या है? सुनिश्चित करें। संक्रामक रोकथाम और नियंत्रण आईपीसी। क्या है? आईपीसी एक व्यवहारिक साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण है जो रोगियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को परिहार्य संक्रमण से होने वाले नुकसानों से बचाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आप क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टीकाकरण से संबंधित कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। टीकाकरण से संबंधित कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। टीकाकरण क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। बच्चों के जीवित रहने की कुंजी टीकाकरण बच्चों के जीवन और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे किफ़ायती तरीके में एक है। बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण कुंजी का कार्य करता है टीकाकरण, जिससे क्या होता है, भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे किफ़ायती तरीका क्या होता है, टीकाकरण होता है। भारत का टीकाकरण अभियान यूआईपी, क्या है, यूआईपी, भारत का टीकाकरण अभियान, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या होती है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक है। भारत का टीकाकरण अभियान यूआईपी, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने दुनिया का पहला सफल टीका खोजा था। उन्होंने पाया कि काउप्राउस में संक्रमित लोग चेचक के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं। उन्होंने पाया कि काउप्राउस से संक्रमित लोग चेचक के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं। मई 1776 ईस्वी, कौन सी? मई 1776 ईस्वी में मई 1776 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने इस खोज को आगे बढ़ाया और 8 वर्षीय जेम्स फिप्स को एक दूध वाली के हाथ पर हुए काउपॉक्स के घाव से एकत्रित पदार्थों से टीका बनाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक 8 वर्षीय जेम्स फिप्स को एक दूध वाली के हाथ पर हुए काउपॉक्स के घाव से एकत्रित पदार्थ से टीका लगाया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, भारत का यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, इसको यूपीआई नहीं यूआईपी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूआईपी कहते हैं। भारत का यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जो कि प्रति वर्ष 2.67 करोड़, ठीक है, 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है। पूर्व टीकाकरण के कवरेज को 90% बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा एक मिशन चलाया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष को लागू किया गया। 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण 16 मार्च 2022 को शुरू किया गया और 18 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए एहतियाती खुराक की शुरुआत 10 अप्रैल 2022 से शुरू की गई। कब की गई? 10 अप्रैल 2022 से शुरू की गई। तो ये थी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हमारी यूनिट 8, जिसका हमने पार्ट 2 आज पढ़ लिया। ठीक है, ये यूनिट 8 थी जिसका पार्ट 2 या लास्ट पार्ट हमने आज पढ़ लिया है। ठीक है, और इससे हमारी यूनिट ख़त्म हो गई है पूरी। अब कल से हम अपनी यूनिट 9 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, प्लेलिस्ट मैंने क्लासेस की बना दी है, आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।